आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, क्राइम डिटेक्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेटर और सिस्टमैटिक वे में सॉल्व कर सकता है। यूपीएससी ने भी पास्ट काफ़ी सालों में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और एक्सपेक्टेड है कि ये फ्रीक्वेंसी और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। हेल्थ केयर एक ऐसा फील्ड है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाए हैं, इसीलिए यूपीएससी के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, इसका मतलब एक्चुअली क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो इंश्योर होते हैं, इसके एथिकल चैलेंजेस क्या क्या हैं, स्ट्रक्चरली क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है हेल्थ केयर इन एआई, और इसके बाद WHO ने क्या बोला है कि कौन सी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ेंगी अगर हमें एआई इन हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करना है। तो उन गाइडलाइंस के बाद जो ICMR की गाइडलाइंस आई हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में वो क्या हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन है वो कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर को लेके। इसके बाद देखेंगे यूपीएससी ने मेंस में कौन कौन से क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे हैं, और आपको एंड में 2 क्वेश्चंस भी देखे जाऊंगा ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर सको, और उसके आंसर्स कहां पे आप सबमिट कर सकते हो वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें इस टॉपिक को, तो एआई इन हेल्थ केयर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर मीन्स इट इज द यूज ऑफ एल्गोरिदम्स, models and data processing to improve healthcare outcomes। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो एल्गोरिदम्स का यूज करना, डेटा प्रोसेसिंग का यूज करना और डीप लर्निंग मॉडल्स का यूज करना। क्यों? ताकि जो हेल्थ केयर की हमारी आउटकम्स हैं वो इंप्रूव हो सकें। ठीक है, अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन में जाएं तो इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, डीप लर्निंग मॉडल्स, इमेज प्रोसेसिंग, डेटा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड रोबोटिक्स भी इसमें इंक्लूड होता है। अब इसका काम क्या है? टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स मेडिकल डेटा, असिस्ट क्लिनिशियंस इन डिसीजन मेकिंग, मतलब डॉक्टर्स को असिस्ट करना डिसीजन मेकिंग में, ऑटोमेट करना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफ्लोज को, और इंप्रूव करना आपके पेशेंट आउटकम्स को। सो ये कुछ ना कुछ इसके फायदे भी इसमें देखने को मिलते हैं। अभी देखेंगे क्या क्या फायदे हैं इसके। अगर हम फायदे देखें तो अगर हम डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, डॉक्टर एक वर्कफ्लो बनाता है जिससे ये पेशेंट को मैनेज कर सके। ठीक है जी, तो एआई के जो बेनिफिट्स हैं वो डॉक्टर के एंड पे भी हैं कि इसकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इजी हो जाएगी, जो डेटा है उसको प्रोसेस करके उसको एक्शनेबल इनसाइट्स मिल जाएंगी। सो डॉक्टर के लेवल पे फायदा है। जो वर्कफ्लो है जिसमें डॉक्टर का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मान लेते हैं कि एक पेशेंट की बहुत बड़ी मेडिकल हिस्ट्री है और वो धीरे धीरे बोल बोल के उस डॉक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है, तो एआई क्या करता है, स्पीच टू टेक्स्ट यूज करके उस सारी की सारी स्पीच को कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट में, ताकि डॉक्टर को उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री एक टेक्स्ट फॉर्म में, एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में मिल सके, और उसका जो उस हिस्ट्री को लिखने का टाइम है वो बच सके। फिर मेडिसिन जो हैं वो ये सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली रेकमेंड कर देता है डॉक्टर को, तो उसको सारा काम खुद नहीं करना पड़ता, उसको इंटरवीन कहाँ करना पड़ता है, उसको इंटरवीन वहां करना पड़ता है जहां पे डिसीजन लेना है बस। ठीक है, सो वर्कफ्लोज को ऑटोमेट कर सकता है। पेशेंट के लेवल पे क्या करेगा? अब जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पे ह्यूमन सर्जरीज की जगह रोबोटिक सर्जरीज होने लग गई हैं। पेशेंट के एंड पे उसकी जो हेल्थ केयर आउटकम है वो इंप्रूव हो जाती है उससे। पेशेंट्स का, क्योंकि अब रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो वेटिंग टाइम्स जो हैं पेशेंट्स के सर्जरीज को लेके वो कम हो गए हैं। क्योंकि सर्जरीज की आउटकम्स इंप्रूव हो रही हैं, इसलिए पेशेंट्स का ट्रस्ट जो है वो इंप्रूव हो रहा है, और डॉक्टर्स भी जो हैं वो ज़्यादा रिलैक्स्ड रहते हैं उनको, क्योंकि डेली चोर्स जो हैं उनके ऑटोमेट हो गए हैं और बहुत सारे काम जो हैं वो एआई खुद ब खुद कर देता है। सो अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डॉक्टर्स की लाइफ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कफ्लोज हैं उनको सिंप्लीफाई करता है और पेशेंट्स की लाइफ को भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसी वे में अगर हम यूजेस ऑफ एआई इन हेल्थ केयर सेक्टर देखें, इसको हम बेनिफिट्स भी कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अर्ली डिजीज डिटेक्शन।
अगर हम पेशेंट लेवल पे देखें तो कैंसर जैसी डिजीजेस डेटा बहुत सारा प्रोवाइड करती हैं आपको अर्ली डिटेक्शन के लिए। आपकी हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सिग्नल्स अर्ली टाइम्स में ही प्रोवाइड करती है अगर कोई डिजीज की ऑनसेट देखने को मिले। तो उस डेटा को एनालाइज करना, पिछले हिस्टोरिकल डेटा से इंसाइट्स निकालना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इजी कर दिया है। सो इसलिए अर्ली डिजीज डिटेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेस और बेनिफिट्स। देन मेडिकल इमेजिंग एनालिसिस। अब बहुत बार एक्सरेज हमने देखा होगा कि डॉक्टर एक मशीन के ऊपर एक्सरे लगाता है और उसको देखता है, ठीक है, बट एआई से वो एक्सरे का एनालिसिस जो है बहुत ज्यादा बारीकी में किया जा सकता है। इमेज प्रोसेसिंग में जो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स होते हैं, हमारे सीएनएन्स बोलते हैं जिनको, वो इमेज प्रोसेसिंग को एक ह्यूमन आई से बेटर कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर का रोल कहाँ आएगा? डिसीजन मेकिंग में आएगा। जो एआई है वो इमेज को प्रोसेस करके डॉक्टर्स को ये बता सकता है कि इसमें ये पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और डॉक्टर का जो कीमती समय है वो बच जाएगा इसमें, ठीक है। देन पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स। जैसे मैंने आपको भी बोला कि पेशेंट की पूरी पूरी हिस्ट्री जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी स्पीच टू टेक्स्ट के माध्यम से उसको पहले तो कंप्यूटराइज कर लेगा, फिर उसको प्रोसेस कर देगा, और प्रोसेस करने के बाद पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं पेशेंट्स को। सेकेंडली, अब जैसे रोबोटिक सर्जरीज हैं या रिमोटली एडमिनिस्टर्ड मेडिसिन जो हैं, जो पर्टिकुलरली पेशेंट्स के जो अफेक्टेड पोर्शंस ऑफ द बॉडी है उन्हीं को टारगेट करती हैं, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है, ठीक है। देन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। अब ड्रग डिस्कवरी हमने देखा है कि जो बिग फार्मा कंपनीज हैं उनको सालों साल लग जाते हैं ड्रग्स को डिस्कवर करने में, उनको डेवलप करने में, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स करवाने में और एंड में उनको मार्केट करने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पूरे प्रोसेस को खत्म नहीं कर सकता, छोटा कर देगा। लेट्स से पहले ड्रग्स जो हैं वो 10 ईयर्स में बन रही थी, अब वो 1 और 2 ईयर्स में बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो प्री ड्रग डेवलपमेंट का डेटा है वो मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारा डेटा जो है डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस, डिफरेंट डिजीज ऑनसेट्स, वो कौन से बॉडी के पार्ट्स को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, ये सारा डेटा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप से प्रोसेस कर सकती है, ठीक है। तो ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाएगा। देन वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट्स, एआई चैटबॉट्स एंड वॉइस असिस्टेंट्स। जो वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट क्या करेगा, आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम है कुछ, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपको जाना है, आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर की विजिट्स को बहुत कम कर देगा। बहुत जगह पे इंडिया में आपने देखा होगा जो क्वैक्स हैं या लोकल डॉक्टर्स हैं जिनके पास रूरल इंडिया में लोग चले जाते हैं दवाइयाँ वगैरह लेने, तो वर्चुअल चैट असिस्टेंट्स या हेल्थ असिस्टेंट्स क्या करेंगे, उनकी जगह पे एक रिलायबल ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर देंगे और हेल्थ केयर की आउटकम्स को प्राइमरी लेवल पे बेसिकली इंप्रूव कर सकते हैं। देन प्रिडिक्टिंग हेल्थ रिस्क्स। आपका जो लाइफस्टाइल है उसको एआई एनालाइज कर सकता है। आपका सिटिंग टाइम कितना है, आप वर्कआउट कितना टाइम करते हो, आपकी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल कितना है। आपने एप्पल वॉच देखी होगी, वो सारा दिन आपका SpO2 लेवल्स, आपके हार्ट बीट, आपका ECG वगैरह मॉनिटर करता रहता है। तो वो सारा का सारा डेटा क्या कर रहा है, वो आपके लाइफस्टाइल को एनालाइज करता रहता है। और अगर हम उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेयर लगाएंगे तो आपके जो पोटेंशियल रिस्क्स टू योर हेल्थ हैं, पोटेंशियल डिजीजेस विच में गेट ऑनसेट अपॉन यू, उसको आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो। अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके उनकी ऑनसेट को आप डिले कर सकते हो, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोमेशन। अभी मैंने आपको बताया कि स्पीच टू टेक्स्ट वाला सबसे बड़ा इसमें जो बेनिफिट है वो देखने को मिला है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोमेशन में डॉक्टर्स को और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने पड़ते हैं जो एआई इजीली ऑटोमेट कर सकता है, ठीक है। जैसे ड्रग्स हैं, जो आप जैसे किसी हॉस्पिटल में ड्रग्स की जो लॉजिस्टिक्स मैनेज करने हैं, वो इन्वेंट्री मैनेज करनी है, वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स हैं जो ऑटोमेट हो सकते हैं, ठीक है। देन रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। हमने देखा होगा कि पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए डॉक्टर्स हमेशा ओपीडीज में आते रहते हैं या आईपीडीज जो होती हैं आपकी, वहाँ पे घूमते हैं, आईसीयूज में आते हैं, जिससे उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम होता है उसमें। और उसमें प्रॉब्लम ये भी रहती है कि वो
24 आवर्स पेशेंट को मॉनिटर नहीं कर सकते, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, और जब भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आती है दे कैन डायरेक्टली अलर्ट द डॉक्टर सो दैट कि डॉक्टर बहुत टाइमली उस पेशेंट के लिए रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है, देन रियल टाइम इंसाइट्स और सजेशंस प्रोवाइड करती है ये डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स को भी डेटा एनालाइज करना पड़ता है, डॉक्टर्स के पास भी बहुत सारा काम होता है, बहुत हिस्टोरिकल डेटा सारा का सारा एनालाइज करके उसमें से एक्शनेबल इंसाइट्स निकालने की कोशिश करते हैं, और एक अच्छा जो ड्रग्स का या दवाइयों का कोई सिस्टम उसको पेशेंट को बना के देने की कोशिश करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इंट्रोड्यूस कर लें तो वो कीवर्ड एनालिसिस करके डॉक्टर्स को कुछ 2-3 ट्रीटमेंट प्लान्स प्रोवाइड कर सकता है जिसमें से डॉक्टर एक चूज कर सकता है। ठीक है, अल्टीमेटली डिसीजन तो डॉक्टर के हाथ में ही रहेगा। ठीक, सो इट सपोर्ट्स डॉक्टर एंड इंप्रूव्स पेशेंट्स एक्सपीरियंसेस एज वेल। अब जो वेटिंग टाइम है पेशेंट्स का वो रिड्यूस हो जाएगा, पर्सनलाइज्ड केयर मिलेगी। ठीक है, विच मेक्स हेल्थ केयर मोर कन्वीनियंट एंड मोर ट्रस्ट वर्दी एज वेल। पेशेंट्स जितना कम तंग होंगे, जितना बिलीव करेंगे अपने ट्रीटमेंट प्लान्स में, उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये सब चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ हमें लगता है कि एआई अगर आएगा तो काफ़ी ज़्यादा काम जो है एआई कर जाएगा हेल्थ केयर में, बहुत लीप्स एंड बाउंड्स से हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसा आईबीएम ने अपने वॉटसन एक सिस्टम बनाया था, इसकी जो प्रोमिसेस थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी इन्होंने कमिट करी थी, बट अल्टीमेटली इट फेल्ड टू डिलीवर। बहुत सारे चैलेंजेस थे, अभी डिस्कस करेंगे, वॉटसन की केस स्टडी भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला चैलेंज था इसमें स्ट्रक्चरल चैलेंजेस का। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस में डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी। हर एक पेशेंट अपने हेल्थ केयर डेटा को लेके सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, सेंसिटिव डेटा है हेल्थ केयर का, वो नहीं चाहता कि इस डेटा का किसी भी तरह से यूज़ या मिसयूज़ हो जो कि इसके उसकी जो परमिशन के बिना हो। ठीक है, सो इसमें डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एआई सिस्टम्स को डेवलप होने के लिए बहुत सारा डेटा, बहुत सारे डेटा सेट्स चाहिए, चाहे वो अनोनिमाइज्ड डेटा हो, चाहे वो सिंपल डेटा हो, चाहे स्यूडो अनोनिमाइज्ड डेटा हो, अभी डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंसेस भी, बट स्टिल एआई को डेटा तो चाहिए। ठीक है, और उस डेटा को जब हम पेशेंट्स से लेते हैं, पेशेंट्स बिकम अनकंफर्टेबल गिविंग दैट डेटा, एंड केएस पुट्टास्वामी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। राइट, तो राइट टू प्राइवेसी भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना अपने सिटीजन्स का, सो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज। ठीक, देन इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं इंडिया में, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स सिर्फ कुछ प्राइवेट और कुछ पब्लिक हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा रखते ही नहीं है। दूसरी बात, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं डिफरेंट जगह पे, उनका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डेटा रखने का तरीका कुछ और है। ठीक है, वो उसमें इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम्स नहीं बना रखे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका अलग सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डेटा रिकॉर्ड्स रखने का। सो इनकी इंटरऑपरेबिलिटी नहीं होने के कारण जो नेशनल लेवल पे हमें एक डेटा सिस्टम बनाना है, राइट, ताकि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को हर तरह का डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, वो नहीं हो पा रहा, इसलिए इंटरऑपरेबिलिटी इशू जो है वो देखने को मिलता है। देन पेपर बेस्ड हेल्थ डेटा, बहुत जगह पे अभी भी जो आपकी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो पेपर के ऊपर बनती हैं, उनका कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल ही नहीं है। राइट, बहुत जगह पे तो आप जाके एक गांव के छोटे से डॉक्टर से दवाई ले आते हो, राइट, या किसी छोटे से लोकल केमिस्ट से ही दवाई ले आते हो, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो पेपर बेस्ड रिकॉर्ड्स और नो रिकॉर्ड्स भी बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में, क्योंकि दवाइयाँ ओवर द काउंटर भी बिकती हैं यहाँ पे, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ठीक, सो दिस इज अ चैलेंज। एआई को जो डेटा मिलना है, मेनली तो एआई जो है इट नीड्स क्वालिटी, डेटा क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है और डेटा की क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर अच्छा डेटा नहीं मिलेगा तो एआई किसी काम का नहीं है। ठीक, देन
डिजिटल डिवाइड। अब हमारे जो रूरल एरिया है वहां पे डेटा तो कलेक्ट कहां से होगा, अभी तो इंटरनेट भी बहुत जगह पे नहीं पहुंचा है ढंग से, ठीक है, वहां से डेटा लेना बहुत मुश्किल है, डेटा लेना मुश्किल है, उसको प्रोसेस करना मुश्किल है। एआई की यूज जो है उन एरियाज में वो भी बहुत कम है, अभी तो मोबाइल फोन ही धीरे धीरे चलाना शुरू कर रहे हैं हम, तो एआई सिस्टम्स चला पाना रूरल एरियाज में दैट इज डिफिकल्ट। सो देयर इज अ डिजिटल डिवाइड विच इज गोइंग टू गेट एग्रावेटेड बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। देन वर्कफोर्स अडेप्टेशन। अब बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं वो कंप्यूटर चलाना अभी सीख रहे हैं, मोबाइल्स चलाना, टैबलेट चलाना धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब आशा वर्कर्स से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को चलाना सीख जाएं या उनको यूज करके लोगों की मदद कर सकें। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ग्रेजुअल एंड स्लो प्रोसेस। सो वर्कफोर्स जो है हमारी वो भी धीरे धीरे ही अडॉप्ट करेगी इन चीज़ों को, ठीक है, इन सिस्टम्स को। एंड करंटली आवर वर्कफोर्स इज नॉट रेडी टू अडॉप्ट दीज सिस्टम्स, ठीक। इसके बाद आते हैं एथिकल चैलेंजेस। इसमें लैक ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी सबसे बड़ा चैलेंज है। अब एआई ने कोई डिसीजन ले लिया, लेट्स से कोई ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, कोई कैंसर पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट प्लान बना और एआई ने खुद से वो ट्रीटमेंट प्लान बना दिया। इट विल नॉट एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड दैट ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है। अब वो एक्सप्लेनेबिलिटी अगर नहीं है, डॉक्टर को नहीं पता कि इसने एआई ने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया, सो इट इज एज गुड एज नॉट टेकिंग ए डिसीजन, क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर को ट्रस्ट नहीं होगा उस ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर। दूसरी चीज जो पेशेंट होगा, पेशेंट को भी ट्रस्ट नहीं होगा उस ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर, ठीक है। सो लैक ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी ब्रीड्स लैक ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। लैक ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी लीड्स टू लैक ऑफ ट्रस्ट। इसके कारण प्रॉब्लम आएगी। अब देखो ये जो टॉपिक है ये आपके GS2, GS3 और GS4 तीनों में इंप्लीमेंट हो सकता है, आप इसको यूज कर सकते हो। आप ये वाले पॉइंट्स को यू कैन यूज इट इन योर एसेज एज वेल, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑल ऑफ दोज पर्सपेक्टिव्स। देन लायबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का इशू है। अब अगर गलत डिसीजन एआई ने ले लिया तो उसके लिए लायबल कौन है, अकाउंटेबल कौन रहेगा? देयर इज नो वन टू डिसाइड, ठीक है। सो दिस इज अ बिग एथिकल इशू। एल्गोरिथमिक बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब अगर हम चैट जीपीटी ले लें, हम क्लॉड ले लें, हम जेमिनाई ले लें, या जो भी सिस्टम्स हैं वो या तो वेस्टर्न डेटा सेट्स के ऊपर बने हैं जिनकी रेशियल बिल्ड, जिनका हेल्थ केयर डेटा हमसे बिल्कुल अलग है, या वो चाइनीज आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, जैसे मून डांस हो गया, आपका डीप सीक हो गया, वो चाइनीज डेटा के ऊपर बने। इंडियन डेटा के ऊपर तो कोई भी नहीं बना इनमें से। सो अगर इंडियन डेटा उसको प्रोवाइड नहीं किया गया तो हाउ विल इट नो कि इंडियन जीन्स के हिसाब से, इंडियन डिजीज फॉर्मेशंस के हिसाब से कौन सी डिजीजेस जो हैं उनका ऑनसेट ज़्यादा प्रोबेबल है और कौन सी डिजीज के ऑनसेट पे कौन सी दवाइयाँ उनको दी जानी है, ठीक है। सो देयर इज नो वे टू नो। सो ये जो बायस है इसमें वो देखने को मिलता है। अब इसमें रेशियल बायस भी है। अगर आपने एआई को ब्रॉडली वाइट कम्युनिटीज के डेटा पे ट्रेन करा है तो वो दूसरी बाकी की ब्राउन या ब्लैक कम्युनिटीज के ऊपर वो डेटा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनकी रेशियल बिल्ड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। देन डीह्यूमनाइजेशन ऑफ केयर। डीह्यूमनाइजेशन ऑफ केयर का मतलब ये है कि केयर जो है, जो हेल्थ केयर है उसके साथ केयर जो है उसमें कंपैशन एंड एम्पैथी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स कंपैशन और एम्पैथी के ऊपर फोकस नहीं करते तो पेशेंट्स को फुलफिलमेंट या ट्रस्ट वाला जो फैक्टर है वो खत्म हो जाता है उनका। अगर जितना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर सिस्टम्स में आता जाएगा, सो ये डीह्यूमनाइज कर देगा हमारे केयर सिस्टम्स को, एंड बिकॉज ऑफ इट्स डीह्यूमनाइजेशन द एम्पैथी एंड केयर विच द पेशेंट्स रिक्वायर विल बी एब्सेंट, ठीक है। अगेन हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा हैम्पर होगा इससे, ठीक है। इसके बाद अगर हम सक्सेसेस या फेलियर्स की बात करें तो सबसे बड़ा केस स्टडी इसमें IBM वॉटसन की आती है। ये एक बहुत बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम था एंड इट वाज टाउटेड टू बी, इट वाज प्रोजेक्टेड एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स अराउंड द वर्ल्ड। अब इसमें प्रॉब्लम्स थी कुछ,
ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि ये वेस्टर्न डेटा के ऊपर बनाया गया था। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम इसकी ये थी कि इसका जो था वो ब्रॉड था बहुत, इसका जो टारगेट था, ठीक है, इसका जो वर्क था वो डिफाइंड नहीं था प्रॉपरली। इसको अगर बोलो कि आप कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स को मैनेज करोगे तो भी कर सकता था, कैंसर ऑन्कोलॉजी के करोगे वो भी कर सकता था, और अगर ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट हैं वो भी कर सकता है। सो इसका जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज था इट वाज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम इसमें थी कि ये सिंथेटिक डेटा के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, इट वाज बेस्ड ऑन सिंथेटिक डेटा। अब सिंथेटिक डेटा का क्या मतलब है कि ये जो डेटा था वो साइंटिस्ट्स ने, रिसर्चर्स ने यूएस की किसी यूनिवर्सिटी में बैठ के अपने मन से डेटा बना लिया और इस सिस्टम को फीड करा। मतलब इट वाज नॉट रॉन्ग डेटा, इट वाज जस्ट सिंथेटिकली मेड। अगर आपके पास 100 डेटा सेट्स हैं तो आप 100, 150, 200 और डेटा सेट्स बना सकते हो उसी के ऊपर बेस्ड, बट वो रियल लाइफ डेटा नहीं था। ठीक है, रियल लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू सिंथेटिक डेटा। ठीक है, सो ये 3 प्रॉब्लम्स होने के कारण जो IBM वॉटसन था वो एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा था हेल्थ केयर के प्रॉब्लम्स को लेके, इसलिए IBM हैड टू डिसकंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट ऑफ इट्स। ठीक है, सो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। सो जो भी सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट्स इस टाइम पे दुनिया में देखी गई हैं उनका जो स्कोप है, ठीक है, वो बहुत नैरो रहा है, वेल डिफाइंड टास्क रहा है। जैसे आपका MRI स्कैन एनालिसिस या एक्सरे स्कैन एनालिसिस, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज दी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि आप ये देखो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था स्पीच टू टेक्स्ट वाला हो गया। ठीक है, सो स्पेसिफिक टास्क्स के लिए AI बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ब्रॉड ओपन एंडेड टास्क्स के लिए AI जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। उसमें आप IBM वॉटसन की केस स्टडी को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, देन वैलिडेशन, रिगरस मल्टी सेंटर प्रोस्पेक्टिव ट्रायल्स होने चाहिए। जो डेटा है वो ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए, रिगरसली सिलेक्टेड, वेरी हाई क्वालिटी ऑफ डेटा होना चाहिए हेल्थ केयर के केस में। अगर जैसे आपने इसमें IBM के केस में मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न डेटा सेट्स थे, सिंथेटिक डेटा सेट्स थे जिसको लेके IBM वॉटसन ट्रेन किया गया था और इसीलिए उसकी जो रिस्पॉन्सेज थे वो इतने अच्छे नहीं थे। देन रोल ऑफ ह्यूमंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप AI सिस्टम्स को ऑटोनोमस बना दोगे तो उनका कोई फायदा नहीं रहेगा। सो ह्यूमंस हैव टू बी केप्ट इन द लूप। ठीक है, ह्यूमंस हैव टू बी केप्ट इन द लूप। डिसीजन मेकिंग जो है वो ह्यूमंस के पास ही रहेगी तो ही आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो है वो बेटर काम करेंगे। ठीक है, देन डेटा जो है इट शुड बी कैलिब्रेटेड टू लोकल डेमोग्राफिक्स। आपका जो डेटा होना चाहिए वो लोकल डेमोग्राफिक्स के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने रैंडम किसी सिविलाइजेशन का डेटा उठाया और उसको दूसरी सिविलाइजेशन के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया, उस वे में आपका AI जो है वो फेल हो जाएगा। सो दीज आर द पॉइंट्स कि AI सक्सीड या फेल कैसे करेगा। ठीक है, देन डेटा जो है 3 तरह का होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो जो डेटा है वो आपका एक नॉर्मल डेटा हो सकता है, अनोनिमाइज्ड डेटा हो सकता है या सूडो अनोनिमाइज्ड डेटा हो सकता है। अगर हम डेटा की बात करते हैं तो किसी का नाम, एज, जेंडर, एड्रेस, फोन नंबर, डायग्नोसिस जो है ये इसका प्रॉपर डेटा हो गया। इस डायग्नोसिस को आप उस बंदे को लिंक कर सकते हो इसके साथ। ठीक है, अगर हम अनोनिमाइज्ड डेटा की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये चीज जो है ये निकाल दी जाएगी इसमें से, उसका नाम, उसका स्पेसिफिक एड्रेस, उसका फोन नंबर ये रिमूव कर दिया जाएगा। अब सिर्फ एज, जेंडर, ठीक है, और डायग्नोसिस से आप इसको राहुल शर्मा के साथ लिंक नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगर आप राहुल शर्मा के साथ इसको ट्रेस नहीं कर सकते तो ये आपका क्या बन जाएगा, अनोनिमाइज्ड डेटा। देखो एज ग्रुप 30 to 35, मेल, नॉर्थ दिल्ली में रहता है, वैसे इसका प्रॉपर एड्रेस ये था एंड ये डायबिटीज का पेशेंट है। इससे आप, इस डेटा से आप इसको राहुल शर्मा के साथ ट्रेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो सूडो अनोनिमाइज्ड डेटा होता है इसमें क्या करते हो आप, राहुल शर्मा को आपने कोई कोड दे दिया ऐसा, ठीक है, प्रिया सिंह को आपने कुछ ऐसा कोड दे दिया और अमित वर्मा को ऐसा कोड दे दिया कोई। ठीक है, इसमें मुद्दा ये रहता है कि अगर आप चाहो,
अगर आपको कल को जरूरत पड़ती है ट्रेस डाउन करने की इस बंदे को तो आप कर सको, बट जनरली आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये सूडो एनोनिमाइज्ड डेटा होता है। 3 तरह का अलग अलग तरह का डेटा होता है और तीनों की अलग अलग यूजेजेस हैं। हेल्थ केयर में हम यूजुअली एनोनिमाइज्ड डेटा को ही यूज करते हैं। वी डू नॉट यूज द रॉ ओरिजिनल डेटा और द सूडो एनोनिमाइज्ड डेटा। सूडो एनोनिमाइज्ड डेटा बहुत स्पेसिफिक रिसर्च स्टडीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर WHO के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं हेल्थ एआई में? 2021 में दिए थे ये WHO ने प्रिंसिपल्स। इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ICMR ने 2023 में अपने प्रिंसिपल्स डिवाइस करे। ठीक है, अगर हम इसकी WHO के प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब कि ह्यूमंस शुड हैव द डिसीजन मेकिंग कंट्रोल। द डिसीजन मेकिंग कंट्रोल शुड नॉट बी विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स। देन ट्रांसपेरेंसी, जो मैंने बोला था कि लैक ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एआई ब्लैक बॉक्स की तरह एक्ट करता है। WHO बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे एआई सिस्टम्स में। ठीक है, देन इक्विटी, फेयर फॉर एवरीवन। ये नहीं है कि आपका एआई सिस्टम जो है वो मेल्स के लिए सही रिस्पॉन्ड कर रहा है, फीमेल्स के लिए गलत रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो अमेरिकन के लिए सही रिस्पॉन्ड कर रहा है, इंडियंस के लिए गलत रिस्पॉन्ड कर रहा है, देन इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट इक्विटेबल एंड सच सिस्टम्स WHO कहता है कि ऐसे सिस्टम्स नहीं बनने चाहिए। ठीक है, देन सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, अगर एआई सिस्टम्स आपके बहुत एनर्जी इंटेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करते हैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, ऐसे सिस्टम्स नहीं होने चाहिए। देन अकाउंटेबिलिटी, अगेन द सेम प्रॉब्लम वी डिस्कस्ड इन द एथिकल चैलेंजेस की अकाउंटेबल कौन है डिसीजंस को लेके। अगर हम ऑटोनॉमी ह्यूमंस के पास रखेंगे तो अकाउंटेबिलिटी भी उसी बंदे की होगी ना जो डिसीजन लेगा। सो दीज टू थिंग्स आर एक्चुअली लिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, देन द लास्ट थिंग इज सेफ्टी, कि एआई सिस्टम्स जो हैं दे शुड फोकस मोर ऑन डूइंग बेनिफिट्स टू द ह्यूमंस दैन डूइंग हार्म टू द ह्यूमंस। ठीक है, सो नेट पॉजिटिव रिजल्ट्स होने चाहिए एआई सिस्टम्स के। इसके बेसिस के ऊपर ही 10 प्रिंसिपल्स ICMR ने दिए थे हेल्थ केयर एआई के ऊपर, एंड दीज 10 प्रिंसिपल्स इंडिया इज फॉलोइंग टू डेवलप इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स इन हेल्थ केयर इन इंडिया। अगर आप देखोगे तो मोस्टली दे आर बेस्ड ऑन द WHO प्रिंसिपल्स ओनली, बट दे आर मोर एक्सटेंसिव एज कंपेयर टू द WHO प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसके बाद यूरोपियन हेल्थ डेटा स्पेस क्या है? अगर आपको ये PPT चाहिए, मैं आपको QR कोड दिखा के जाऊंगा, आप वहां से एक्सेस कर लेना। वहां पे आपको पूरा का पूरा ये PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो यूरोपियन हेल्थ डेटा स्पेस क्या है? अब हमने स्ट्रक्चरल चैलेंजेस में डिस्कस करा था कि इंडिया में जो डेटा की प्रॉब्लम है उसकी इंटरऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम है। हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा हमारे पास है ही नहीं, पेपर बेस्ड डेटा है। अगर डेटा है भी है तो वो एक दूसरे से इकट्ठा नहीं हो पा रहा है एक जगह पे। सो इसलिए यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन हेल्थ डेटा स्पेस बनाया था, जिसमें इस डेटा की इंटरऑपरेबिलिटी को इंश्योर किया गया, ताकि डेटा जो है वो सेंट्रलाइज्ड वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को प्रोवाइड किया जा सके और यूरोप में हेल्थ केयर की जो चैलेंजेस हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेटर वे में इम्प्लीमेंट किया जा सके वहाँ पे। ठीक है, तो इसके जो 2 मेजर यूज केसेस बनते हैं। सबसे पहले प्राइमरी यूज क्या है कि डॉक्टर के पास वो पेशेंट्स का डेटा आता है और डॉक्टर जो है उस डेटा को यूज करके पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स जो हैं पेशेंट्स को प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी यूज केस क्या होगा इसका, कि वही डेटा जो है उसको अनोनिमाइज्ड या स्यूडोनोनिमाइज्ड करके आप इसको हेल्थ केयर रिसर्च प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड कर सकते हो, ताकि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम्स और इंटेलिजेंट हो सकें, आपके जो रिसर्च प्रोसेसेस एंड ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं वो और ज़्यादा फास्ट हो सकें। ठीक है, सो दिस वाज द ओवरऑल पर्पस ऑफ दिस यूरोपियन हेल्थ डेटा स्पेस। ठीक है, ऐसा डेटा स्पेस मुझे लगता है कि इंडिया में भी बनना चाहिए, ताकि हमारे पास एक यूनिफॉर्म डेटा सेट हो और हमारे एआई सिस्टम्स जो हैं वो इंडियंस के हिसाब से इवॉल्व हो सके। ठीक है, अब इसके ऊपर यूपीएससी अपना 2023 मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई, हाउ डज एआई हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, डू यू परसीव एनी थ्रेट टू प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूज ऑफ एआई इन हेल्थ केयर। ये 10 नंबर का क्वेश्चन जो था वो यूपीएससी ने 2023 में पूछा था। आप इसको भी अटेम्प्ट करना, एंड 2 ऑफ दीज क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू।
आप इनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, अपनी स्क्रीनशॉट लेके इसके आंसर्स लिख के आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज सकते हो। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है, अखिल कुमार बंसल PPS, आप इस पे मुझे भेज सकते हो। या अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है bansal.akhil28, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे से वैसे कांटेक्ट करना है, बात करनी है फ़ोन पे, तो दिस इज़ आवर नंबर, आप हमारी टीम को फ़ोन करके आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। दे विल हेल्प यू, गाइड यू एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।